आज ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज को हम देखेंगे जो करंट अफेयर में किसी न किसी वजह से न्यूज में बन ही रखे थे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोथर्मल वेंट्स न्यूज में आ रखे थे। इंडियन ओशन के नीचे हमें बहुत सारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिले हैं। क्या होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे। वैसे ही सलार दे यूनी क्या चीज है, राइट। फेलेग्रीन वॉल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि एक सुपर वॉल्केनो है तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं जिन्हें आज हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 और जितने भी एग्जाम्स हैं जहां पे ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, उनके लिए काफी ये रेलिवेंट रहने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट हाइड्रोथर्मल वेंट। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी दो क्रस्ट थी, कौन कौन सी, एक कॉन्टिनेंटल और दूसरी ओशनिक क्रस्ट। ये वाली जो आती है आपकी, ये कॉन्टिनेंटल आ जाती है, जिसके ऊपर जमीन है, जिसके ऊपर हम सभी रह रहे हैं और जहां पे सारा आपको पानी ही पानी मिल रहा है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। ये आ गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पहली चीज क्लियर है। अब जैसे लैंड में आपने देखा होगा, जमीन पे देखा होगा कि क्रैक्स पड़ते रहते हैं। अब क्रैक्स की एक टेंडेंसी होती है कि अगर यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है तो पानी यहाँ पे गिरेगा और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अल्टीमेटली एक्यूफर्स होते हैं, पानी वहां तक चला जाता है। ये तो जमीन की बात थी। पर अब जो वर्ड लिखा है दैट इज हाइड्रोथर्मल वेंट। वेंट कहाँ पे पड़ेगा, ये आएगा आपका ओशनिक क्रस्ट के अंदर। कैसे पड़ेगा उसको देख लेते हैं। पहले इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ पे कुछ पहाड़ी सी बनी हुई है छोटी सी, और उसके ऊपर से धुआं सा निकल के आ रहा है। ये धुआं गरम गरम पानी का है और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है। तो चलो दोबारा से ओशनिक क्रस्ट पे आ जाओ। कई बार क्या होता है, आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है इसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। अब जब इसमें क्रैक पड़ेगा तो ये जो पानी है ये कहाँ चलेगा, इन्हीं क्रैक्स के अंदर चल पड़ेगा। पर फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ याद रखना है। ऊपर थी क्रस्ट, नीचे क्या आता है आपका, वो एस्थीनोस्फेयर मेंटल वाला लेयर शुरू हो जाता है जहां पे रॉक्स मेल्ट कर रही होती हैं। अब अगर कोई पत्थर मेल्ट कर रहा है, सोचो वहां पे टेम्परेचर कितना होगा, राइट। वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे क्या होगा, ये जो फीजर पड़ा था, यहाँ पे क्रैक पड़ा हुआ था, यहाँ पे भी इसको हीट मिलने लगेगी। और जब हीट होती है ये कहाँ से चलेगी, नीचे तो हाई है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रखा होगा, तो ये सोचेगा कि मैं ऐसे एरिया से बाहर निकल जाऊं। तो जैसे ही बाहर निकलने की ट्राई करेगा, यहाँ पे एक फीजर ऑलरेडी पड़ रखा था, यहाँ पे एक क्रैक ऑलरेडी पड़ रखा था। तो जैसे ही यहाँ पे हीट मीट करेगी पानी के साथ, तो ये पानी गर्म होगा और ऊपर की तरफ को ऐसे छोटी सी पहाड़ी बन जाती है जिनको हम बोलते हैं वेंट्स। याद रखिएगा इन्हें क्या बोलते हैं, वेंट। अब ये पहाड़ी जो थी क्यों बनी, बिकॉज साइड से जो भी मटेरियल पड़ा हुआ था ओशनिक बेड के ऊपर, वो भी तो ऊपर को आया होगा। साथ में कुछ यहाँ से पार्टिकल्स भी निकल के आए होंगे, जैसे मेटालिक पार्टिकल्स आए होंगे। आपको पता होना चाहिए हम बहुत सारी डीप सी माइनिंग्स भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो उनको कंपनसेट करने के लिए हम डीप सी तक जा चुके हैं कि वहां से कैसे ना कैसे करके मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर ले, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर ले। तो अब यहाँ पे बन गई ऐसे एक माउंटेनियस सा स्ट्रक्चर, बिल्कुल डेप्थ में जाके होता है। जैसे इंडियन ओशन की बात करें तो वहां पे 4500 मीटर की डेप्थ पे ये मिल रखे हैं। अब यहाँ से निकलेगा पानी का शार ऊपर को, जो कुछ इस तरह से ही दिखेगा जैसे आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, ये वाली। अब डिपेंड करेगा कि कौन सी मिनरल इसमें निकल के आई, क्योंकि रॉक्स तो मिनरल्स की बनी होती हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अगर तो ये पानी आपको डार्क ब्लैक से कलर का दिखाई देगा तो इसका मतलब है कि उसमें सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन रहेगी मेटल सल्फाइड्स की, ठीक है। इसको डार्क या फिर ब्लैक स्मोकर भी बोल देते हैं। और दूसरी जो टाइप रहेगी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की, वो क्या है, व्हाइट स्मोकर। इसका मतलब है कि इस पानी के जरिए बेरियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, ये सारे मेटल एलिमेंट्स निकल के आएंगे। अब सिलिकॉन आपको पता है सेमीकंडक्टर में इतना ज्यादा यूज हो रहा है। तो दिस इज द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट, कि कलर कैसा है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे दो टाइप्स बता दी। इसके अलावा न्यूज में क्यों था, बिकॉज इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन की लोकेशन तो हम सभी को पता है, दिस वन। तो यहाँ पे 4500 मीटर की डेप्थ पे देखा कि एक बहुत ज्यादा एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट्स हमें मिले, ठीक है। और जियोथर्मली हीटेड वाटर की तरह ये एक्ट करते हैं, जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप याद रखोगे कि कैसे ये बना, तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। फीजर बना और उससे बन गया था ये। पर ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, कौन से जोन में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, वहीं पे पाए जाएंगे जहां पे रॉक्स मेल्ट कर रही होंगी। तो रॉक जहां पे मेल्ट करती है वहां पे क्या बनता है, और वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो से तो निकल के आता है सारा, जिसको आप पहले क्या बोलते हो, यहां तक जब तक अंदर बनता है, इसको भी तो वेंट ही बोलते हैं। जब वॉल्केनो का स्ट्रक्चर किया था तो इसको भी तो वेंट ही बोला था। यहाँ पे रॉक मेल्ट कर रही है, मैग्मा निकलेगा और ऊपर से जब बाहर निकल जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, तो उसे बोल देते हैं लावा, ठीक है। तो ये दोनों आ जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जहां पे वॉल्केनिक एक्टिव जोन्स होंगी वहां पे हमें क्या मिल जाते हैं, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिल जाते हैं।
दूसरी टर्म है मोर, मिड ओशनिक रिजेस। अगेन आपको ओशनिक बेड पे जाना है। अगर प्लेट्स क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, नीचे से जब मैग्मा निकल के आएगा तो स्प्रेड कर जाएगा। कुछ ऐसे याद रख सकते हैं ना इसको, जैसे प्लेट दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो नीचे से जब मैग्मा आया होगा तो कुछ ऐसे पड़ेगा। ये देखो शेप भी कैसी बन गई, एम शेप बन गई, राइट। तो इसको बोल देंगे मिड ओशनिक रिज, यानी कि ओशन के बीच में एक छोटी सी रिज बन गई। क्यों बनी? बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ बाउंड्रीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेटल्स यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे मैंगनीज है, कोबाल्ट है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है। अल्टीमेटली जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हम बना रहे हैं, उनके लिए ये सारी ही मेटल्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसीडरिंग कि यहाँ पे हमें बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना भी मिलती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन्हीं एरियाज में ग्रो करना प्रेफर करते हैं, कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो इन्हीं एरिया में सर्वाइव करना प्रेफर करते हैं। अब देखो, जब भी हम डीप ओशन की बात करते हैं तो वहां पे लाइट तो अवेलेबल होती ही नहीं है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, तो ये खाना कैसे बनाते होंगे? एनिमल्स वगैरह फीड कहाँ पे करते होंगे जब फोटोसिंथेसिस नहीं है? तो ये करते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब है शुगर बनाएंगे किसका यूज करके? केमिकल्स का यूज करके। यानी कि पानी के अंदर CO2 भी मिल जाएगी इनको, या मीथेन मिल जाएगी, इनको मिला के ये क्या बना देते हैं? शुगर बना देते हैं, और इसी को खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं सोलर एनर्जी का यूज करती है, लाइट उसको चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। पर यहाँ पे अगर देखोगे तो केस बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इन्हीं का यूज करके अपना ये शुगर को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर वहीं पे मेटल आगे दोबारा से वही डायलेमा है, एक तरफ नेचर है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी अपना इंडिया समुद्रयान मिशन चला रखा है, डीप ओशन मिशन के अंडर, और जिसका मेन एम है कि ये जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी है और वहां पे जो रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा फौना, प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्कस करना, उनके बारे में स्टडी करना, और साथ में जो मिनरल्स वहां पे प्रेजेंट है उनके बारे में फाइंड आउट करना। अब एग्जाम्पल देखो, और जैसे सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, ये भी क्या कर रहे हैं? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, वन इज पॉली और दूसरा है मेटालिक। मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और क्या होंगे मैनी? मेटल्स। नोड्यूल क्या, कुछ इस तरह से ये पड़े होंगे, कॉम्पोजिशन की मिक्स होगी। तो यहाँ पे स्मेल्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब इससे पहले एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे मेटल जो भी आपको चाहिए होंगे। तो ये किसने चला रखा है? सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन ने। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आपका वॉल्केनो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो वॉल्केनो का आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो बहुत सारी रॉक्स होती हैं, रॉक बेड्स हैं। रॉक क्या करेंगी? अब इनको टेम्परेचर अगर मिलेगा तो ये मेल्ट करना शुरू कर जाती हैं। जैसे ये मेल्ट करती हैं तो यहाँ पे हम इनको बोल देते हैं कि ये मैग्मा में टर्न हो रही है, और इसी चैम्बर को हम क्या कह देंगे? दैट इज मैग्मा चैम्बर। अब जब बहुत ज्यादा हीट दोबारा से नीचे से आए जा रही है तो ये क्या करेगा? एक वेंट बना लेगा, एक पाइप बना लेगा। अगेन हाइड्रोथर्मल वेंट हमने कहाँ पे देखा था? ओशनिक बेड के ऊपर, राइट। तो वैसे ये क्या होगा? ये जमीन के नीचे अभी तक, और इससे ये मैग्मा निकल के आ जाएगा। ये था आपका मैग्मा, और जैसे ही निकलेगा तो ऊपर से शार की तरह निकल के आएगा, और वो फिर कूल डाउन भी कर जाता है, और इस शेप में हमें अपना वॉल्केनो मिल जाता है। तो बाहर जब निकल गया मैग्मा तो उस टाइम पे इसको बोल देंगे लावा। तो अब लावा के बेसिस पे किस तरह की कॉम्पोजिशन है, हम डिफरेंट टाइप के वॉल्केनोस पढ़ लेते हैं। जैसे एक मोस्ट कॉमन टाइप हमने पढ़ रखी है, दैट इज एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है कभी भी इरप्ट कर सकते हैं, कोई पता नहीं होता। सेकंड टाइप पड़ी थी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले इरप्ट हुए थे, अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां पे इरप्शन होगी। कई जगह पे तो लेक्स बन गई होती हैं, पानी वहां पे डिपॉजिट होता है तो लेक बन जाती है। एंड थर्ड जो कैटेगरी आती है वो डॉर्मेंट होती है। ये जो डॉर्मेंसी वाली स्टेज होती है दैट इज वेरी डेंजरस, राइट। क्यों होती है डेंजरस? बिकॉज पता नहीं होता कब जैसे इरप्ट कर जाए। वैसे तो लॉन्ग हिस्ट्री देखोगे तो इरप्शन नहीं हुई है, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इरप्ट भी कर सकता है। तो इसी तरह से अगर फेलेग्रीन फील्ड्स की बात करें तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और वहां पे भी एक इटली शू शेप में कंट्री मिल जाती है, और इटली का एक प्लेस है दैट इज नेपल्स। नेपल्स में ये सुपर वॉल्केनो बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे साइड में आपको सार्डिनिया, सिसिली, ये आइलैंड्स दिखेंगे छोटे छोटे, दे आर अगेन पार्ट ऑफ द इटली। एंड यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी है दैट इज मेडिटेरियन सी। तो आपसे पूछा जाए कि इटली बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी का, तो यस होगा आंसर। अभी के लिए आप ये छोटे छोटे सीज भूल जाओगे, क्योंकि ये पानी अल्टीमेटली आया तो मेडिटेरियन सी का ही है, ठीक है। तो बड़ा जो सी माना जाता है वो मेडिटेरियन सी है। चलिए जी, तो कैटेगरी कौन सी है इसकी? सुपर वॉल्केनो है, हाईली एक्टिव वॉल्केनो है आपका फेलेग्रीन वॉल्केनो। इसके बाद फेलेग्रीन फील्ड को छोड़ दो,
एक और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज माउंट एटना। माउंट एटना में क्या खास बात हुई थी, ये भी इटली में ही लोकेटेड है। इस वॉल्केनो से ऐसे छर्रे से निकल के आ रहे थे, ऐसे बबल्स बन के आ रहे थे प्रॉपर, और वो दिखाई दे रहे थे। उसकी इमेजेस अगर आप देखोगे तो वो प्रॉपर दिखाई दे रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माउंट एटना का है, तो आंसर विल बी इटली। अच्छा, माउंट फूजी कहाँ पे था? यस, तो वो जापान के अंदर है, तो वो भी एक्टिव वॉल्केनो है, उसको भी याद रखेंगे। चलो जी, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, दैट इज सलार दे यूनी। सलार दे यूनी क्या है? इस इमेज को ध्यान से देखो, आपको बहुत सारे सॉल्ट के पैन्स दिखेंगे। NaCl है ये, NaCl टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है ये, सोडियम क्लोराइड, जिस आमतौर पे जिस नमक को आप यूज कर रहे हो। तो ये सारा आपको इतना पहाड़ी तक जो एरिया दिखाई दे रहा है ना व्हाइट कलर का, दैट इज सॉल्ट पैन्स बोलते हैं इनको, या सॉल्ट फ्लैट्स भी इन्हें बोल देते हैं, क्योंकि फ्लैट अपीयरेंस मिलेगी, सॉल्ट फ्लैट्स। सिमिलरली आपको गुजरात में भी मिल जाता है, वहां पे भी ऐसे सॉल्ट फ्लैट्स हैं, तो महाराष्ट्र में मिल जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हैं ऐसे सॉल्ट फ्लैट्स। पर ये जो सलार दे यूनी है, एक बात तो क्लियर है नाम से कि अपने इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नाम डिफरेंट है थोड़ा। ये लोकेटेड है बोलीविया में, और बोलीविया में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, बहुत बार किया है हमने जब क्रिटिकल मिनरल्स पढ़े हैं, दैट इज लिथियम ट्राइंगल। तो बोलीविया भी पार्ट है ना लिथियम ट्राइंगल का। मैप पे आ जाओ, दिस इज योर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे 3 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी? वन इज अर्जेंटीना, बी फॉर बोलीविया एंड सी फॉर चिली। तो इस बोलीविया के अंदर आपको ये सलार दे यूनी मिलेगा। तो अगर बोलीविया में ये सॉल्ट फ्लैट्स प्रेजेंट है, इसमें यूनिक क्या है, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है? साथ में यहाँ पे लिथियम भी डिपॉजिट है, तो NaCl प्लस लिथियम यहाँ पे है। तो आपको जब एक्सट्रैक्शन करनी है तो दोनों की सेपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो जो सलार दे यूनी है, इसको आप ध्यान में रखोगे। सबसे बड़ा जो सॉल्ट फ्लैट है पूरी दुनिया का, वो कहाँ पे है? आंसर विल बी बोलीविया। ये जो मैंने 3 कंट्रीज बताई है, किसकी थी? ये लिथियम ट्राइंगल की थी। तो लिथियम ट्राइंगल तो अंडरस्टूड है, काबिल पढ़ते हैं हम बार बार, दैट इज खनिज विदेश लिमिटेड। और उसका मेन पर्पस क्या है कि जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसके पास भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो इंडिया के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट थी, तो उनके साथ कोलैबोरेशंस करना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ करी है, इधर अर्जेंटीना के साथ की है, चिली के साथ की है, तो जहां पे भी बेनिफिट हो वहां पे वो कोलैबोरेशंस करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपको सॉल्ट पैन्स के साथ साथ लिथियम के रिजर्व्स मिल जाएंगे, और एक लिथियम ट्राइंगल में ये वंडर है, एक तरह से नेचुरल वंडर है जो नेचर ने खुद बना के दिया हुआ है। तो ABC याद रखना हमेशा, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। पर ये जो सॉल्ट फ्लैट हैं, दे आर लोकेटेड इन बोलीविया। तो आंसर क्या रहेगा आपका? बोलीविया, डू रिमेंबर दिस। और चिली में कौन से पढ़े थे हमने? C फॉर चिली, C फॉर चुकीकमाटा एंड C फॉर कॉपर, तो वो भी नहीं भूलने हैं, उनको भी याद रखें। नेक्स्ट आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे मे बी मैकेनिज्म ना पूछा जाए, पर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ये दाना क्या है। कहीं तो सोचेंगे ग्रेन है, पर ये ग्रेन नहीं है। ये जो दाना है, दिस इज अ वेदर पैटर्न इन स्पेन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका अपर एटमोस्फेयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर का मास डिपॉजिट हो जाता है। अब सोचो नीचे अगर टेम्परेचर लो हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, यानी कि गर्म हवाएं चलेंगी, तो ये जो कोल्ड वाला है, ये तो भारी था ऊपर, नीचे हल्का है सारा ही, तो ये जो ऊपर क्लाउड्स बने होते हैं एकदम से वाटरफॉल कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे एकदम से बस्टिंग होती है इनकी, फट जाते हैं ये, और बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो दाना है ये है क्या चीज? तो इट्स अ वेदर पैटर्न, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर साथ में लिखा हुआ है कि जो दाना है दैट इज अ वेदर पैटर्न, पर होता कहाँ पे है, तो आंसर विल बी स्पेन। तीसरा क्वेश्चन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तो फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं, थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, ये सारे फिनोमिना इसमें मिल जाते हैं। कैसे हुआ? कोल्ड एयर का जो मास था वो अपर एटमोस्फेयर में जा चुका था, नीचे जैसे ही हल्की हवाएं चली, हल्की हवाएं का मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा हो रखा है, तो ऊपर सोचो, अब ऊपर भारी चीज है, नीचे हल्की है, तो वो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ को आएगी, तो ये क्या करेंगे? इंटेंस रेनफॉल कॉज कर देते हैं, कई बार फ्लैश फ्लड्स भी आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ जाओ, मैप पे देख लो लोकेशन ऑफ स्पेन। तो नीचे वाला जो ये कॉन्टिनेंट है, दिस इज योर अफ्रीकन यूनियन, और ऊपर की तरफ देखोगे तो दिस इज योर यूरोपियन यूनियन। और यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे मोरक्को और ऊपर स्पेन, इन दोनों को सेपरेट कर रही है, और कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ रही है? एक तरफ मेडिटेरियन सी है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है, तो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर दिया एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी ने। और साथ में देखो 2 कॉन्टिनेंट भी इसने सेपरेट किए, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। और इसके साथ साथ स्पेन किसके साथ बॉर्डर टच कर रहा है? तो यहाँ पे पोर्टुगल। तो पोर्टुगल को देख के एक चीज याद रखना, भी प्रेसिडेंट गए हुए थे यहाँ पे पोर्टुगल, तो लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंस प्ले करता है हमारा ये पोर्टुगल वाला रीजन। तो पोर्टुगल एक ही कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, द आंसर विल बी स्पेन। स्पेन की बात करें तो 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर करता है,
चलो ठीक, एक तो आपने बोल दिया पोर्टुगल है, मान ली बात, एक बोल दिया मैंने फ्रांस है, पर यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री आती है विच इज लोकेटेड बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, स्पेन और फ्रांस के बीच में है, और कंट्री का नाम है एंडोरा। एंडोरा जो है ये आपके स्पेन और फ्रांस के बीच में है, तो आंसर होगा स्पेन जो है वो 3 कंट्रीज के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो क्या क्या होता है इसमें, ये देख लो, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, दाना इसी फिनोमिना को बोला गया है, तो आ गया एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना। और किस पार्ट में होता है, तो स्पेन के ईस्टर्न वाले पार्ट पे ये दाना फीचर देखा जाता है, तो ये भी याद रखोगे। और कौन सा रीजन है, तो वेलेंसिया है, इसी रीजन में ये दाना फिनोमिना देखा जाता है। अब जो दूसरी चीज इसमें एक और ऐड करोगे आप, वैल्यू एडिशन, कि इसको गोटा फ्रिया भी बोलते हैं। गोटा फ्रिया का स्पेनिश लैंग्वेज में मतलब होता है, गोटा फ्रिया बोल देते हैं, वैसे इंग्लिश में देखोगे तो मीनिंग इज कोल्ड ड्रॉप, कोल्ड ड्रॉप इसको बोल देते हैं, गोटा फ्रिया। और मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, मेडिटेरियन सी में ऊपर स्पेन के ईस्टर्न पार्ट पे ये देखा जाता है। बाकी मैंने आपको सारा इसका मैकेनिज्म बता दिया। दाना की अगर फुल फॉर्म देखोगे तो ये स्पेनिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन आयलेदा एंड नेवलिस आल्टोस, स्पेनिश लैंग्वेज में मे बी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी, तो ये याद रखेंगे आप। दैट इज आइसोलेटेड डिप्रेशन एट हाई लेवल, अपर एटमोस्फेयर में जाके क्या था, कोल्ड एयर का मास बना हुआ था, तो एकदम से नीचे की तरफ को आएगी, अपने साथ बहुत सारा वाटर लेके आएगी। तो दैट इज द कोल्ड ड्रॉप का यहाँ पे क्या ही मतलब था, सडन इन्फ्लक्स होगा कोल्ड एयर का अपर एटमोस्फेयर से। तो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस कि क्या इसका मैकेनिज्म था। हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, थंडरस्टॉर्म्स मिलते हैं, लाइटनिंग मिल जाती है। तो सबसे पहले आइसोलेटेड लो प्रेशर सिस्टम, नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ऊपर हाई प्रेशर था, रैपिड डिसेंट होगा, ऊपर हाई से लो। दुनिया में कोई भी चीज है हमेशा हाई टू लो ही मूव कर रही होती है। डैम भी बनाए होते हैं, ऊपर रिजर्वायर है, तो पानी कहाँ से आता है, ऊपर से नीचे की तरफ को, हाई टू लो। तो वही यहाँ पे मैकेनिज्म होगा, और इंटेंस रेनफॉल मिलेगी, और साथ में लोकलाइज इम्पैक्ट्स होंगे। काफी सारे कोस्टल एरियाज हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं इस कंडीशन की वजह से। तो दाना पूछ लिया जाए, लोकेशन याद रखनी है, स्पेन का ईस्टर्न वाला पार्ट है वेलेंसिया रीजन में, और मेडिटेरियन सी हमने वाटर बॉडी देख ली। ऊपर कोल्ड एयर का मास, नीचे हॉट एयर तो नहीं बोलेंगे, पर लो हाई टेम्परेचर वाली एयर बोलेंगे, हल्के वाली एयर बोलेंगे। तो भारी चीज अगर हल्के पे होगी तो ऑब्वियस बात है वो नीचे की तरफ को आएगी। नेक्स्ट वेरी यूनिक फीचर, अल जौफ रीजन। ये सऊदी अरेबिया का, देखो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे, और यहाँ पे तो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, सोचो यहाँ पे बर्फ पड़गी। और ये रेयर फिनोमिना देखा गया है, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, इतनी सेंचुरीज जा चुकी हैं, यहाँ पे स्नोफॉल कभी देखा ही नहीं गया था हिस्ट्री में। तो यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ, हैवी रेनफॉल भी हुआ, इसकी वीडियोस भी काफी चली थी, और लिटरली वहां पे ऐसे स्नोफॉल दिखाई देगा आपको, वाटर दिखेगा, रेनफॉल भी हुआ। तो यूनिक फीचर था, इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना है। मैकेनिज्म इसके पीछे का कुछ दिया नहीं गया था, तो आप याद रखोगे लोकेशन, ये जो रेयर स्नोफॉल और हैवी रेनफॉल देखी गई थी किस रीजन में देखी गई थी, तो आंसर विल बी अल जौफ रीजन विच इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। इसी के साथ साथ यहाँ पे आ जाओ, सऊदी अरेबिया के बिल्कुल ईस्टर्न वाली साइड पे आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको एक रेगिस्तान मिलता है। उस रेगिस्तान का नाम है, ऑल्दो इट टचेस द बाउंड्री विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो भी आपको यूएई मिल रही है, ऊपर की साइड ओमान मिल रही है, उसका नाम है रूब अल खाली, रूब अल खाली। ये भी आपसे पूछा जा सकता है रीजन बिहाइंड। हैदराबाद का एक पर्सन गया था यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो बीच में उनके जो लोकेशन वगैरह के मैपिंग वगैरह थी वो सारी लॉस हो जाती है, तो उनकी भी डेथ हुई थी। तो याद रखिएगा इस रीजन के बारे में, दैट इज अल जौफ रीजन विच इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। ये देखो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जितनी भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि हैवी स्नोफॉल हुआ और साथ में रेनफॉल हुआ। बाकी एरिया देखोगे तो काफी सूखा है, ठीक है, थोड़े से माइल्ड विंटर्स भी आते हैं, समर तो रहती है, और सैंडी टेरेन है, सैंडी एरिया आपको ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है स्लैग एंड सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। सबसे पहले ये स्लैग क्या चीज है, तो जो स्लैग होता है, स्लैग बनता है जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओर्स होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स उसमें बहुत सारी होती हैं, उसमें नॉन मेटल्स हो सकते हैं, फॉस्फेट, सिलिकेट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम चाहते हैं कि इससे बस आयरन ही निकल के आता, इससे सिर्फ एंटीमनी ही निकल के आता है। जैसे एंटीमनी का ओर है स्टेबनाइट, तो मैं चाहती हूँ कि इससे सिर्फ एंटीमनी ही निकल के आए, तो मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, स्मेल्टिंग करनी पड़ेगी, उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी कि सिर्फ एंटीमनी निकालना है। बाद में रिफाइनिंग करनी पड़ेगी कि प्योर एंटीमनी चाहिए, कि उसके साथ कोई भी इंप्योरिटी नहीं चाहिए, तो दैट इज रिफाइनिंग। तो ये जो स्लैग होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है जब भी स्मेल्टिंग करी जाती है किसी मेटल की। तो सबसे पहले तो आपको रॉक्स का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर सेडिमेंट्री रॉक में कैसे कन्वर्ट हुआ स्लैग, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो मेनली जब हम रॉक्स की टाइप्स पढ़ते हैं तो 3 तरह की हैं, कौन कौन सी हैं, वन इज इग्नियस, दूसरी है
सेडिमेंट्री, एंड तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो इग्नियस रॉक थी ये कैसे बनी, तो दोबारा से आप देखो कनेक्टिविटी बना पाओगे आज तो करंट अफेयर के साथ। कैसे, यहाँ पे रॉक की मेल्टिंग हुई थी, यहाँ पे मैग्मा गया था, यहाँ से लावा निकल के आया था, राइट। अब ये लावा क्या हुआ था, कूल डाउन हो गया था, तो इससे कोई ना कोई तो हार्ड स्ट्रक्चर बना था, तो जो हार्ड स्ट्रक्चर बना था वही इग्नियस रॉक थी। और इग्नियस कौन सी थी, ये वाली बाहर बनी है, तो ई एक्स वर्ड याद रखोगे, एग्जिट, बाहर की बात हो रही है, ये वाली बनेगी आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दूसरी जो थी, कई बार यहाँ पे अंदर ही रह जाएगा, सारा मैग्मा थोड़ी बड़ी सफाई से बाहर निकल के आता है, अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं। तो जो अंदर बनेगी इग्नियस रॉक, इस वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से, इस मैग्मा की वजह से, उसको हम बोल देंगे इंट्रूसिव रॉक्स। क्या बोलेंगे उसको, इंट्रूसिव रॉक्स। तो दो तरह की होती है इग्नियस, एक इंट्रूसिव एक इग्नियस। अब सोचो ये रॉक थी जो भी साइड में, अभी थोड़े से एरिया में थोड़ी होती है, तो जो एक्सपांडेड है, डेक्कन प्लेटू हम देखते हैं सारा वॉल्केनिक ही माना जाता है। तो रॉक्स जो होती हैं ये एक्सपोजर में रहती है, किसके, यहाँ पे सन आ गया, ठीक है, फिर बारिश भी हो रही है, ऐसे थोड़ी रोजी आपको सूर्य की किरणें मिलेंगी, बारिश भी हो रही है, और उसके अलावा हवाएं चल रही हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन दिख रहा है, और यहाँ पे पड़ जाते हैं रॉक्स के ऊपर क्रैक्स। जैसे यहाँ पे दरारें पड़ेंगी, क्रैक्स पड़ेंगे, तो वो क्रैक्स कहीं ना कहीं तो मूव करेंगे, मूव करते करते क्या होगा, ऊपर से हाइट से रिवर्स आ रही हैं, तो वो भी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स ले जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके तो रुकेंगे, जहां पे ये रुकेंगे सेडिमेंट्स वहां पे ये डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, और जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक और रॉक बन जाएगी, दैट इज द सेकेंड टाइप, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो अभी हमने स्लैग वाला वर्ड पढ़ा, ये स्लैग इसी से रिलेटेड है, कौन से वाले से, दिस सेडिमेंट्री वाले से। ठीक है, अब क्या हुआ, सेडिमेंट्री बन चुकी है, बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होके, अब कई बार क्या होगा, इसी रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी लगेगा, मान लो पेड़ वगैरह टूट गए तो उसके ऊपर प्रेशर आ गया, कहीं से फ्लडिंग हो रही है, बहुत सारा मलबा निकल के आ रहा है, तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और एक टाइम आएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक। और इन रॉक्स की खास बात है कि जो इग्नियस रॉक है, सोचो अगर इग्नियस के ही ऊपर डायरेक्टली प्रेशर लग जाए, हीट लग जाए, तो ये भी कन्वर्ट हो सकती है मेटामॉर्फिक में। अगर सेडिमेंट्री में लगा तो ये भी कन्वर्ट हो सकता है इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और अगर कल को ये मेटामॉर्फिक रॉक इतनी ज्यादा नीचे दब गई कि मेंटल के साथ कनेक्ट में आई और वहां पे ये मेल्ट हो जाती है, तो जब मेल्ट करेगी तो दोबारा से क्या होगा, इरप्शन होगा, और इरप्शन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इग्नियस रॉक। ठीक है, वहीं पे अगर इसके सेडिमेंट्स निकलते हैं तो बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। तो ये इसको बोल देते हैं रॉक साइकिल, यानी कि एक रॉक दूसरी टाइप ऑफ रॉक में कन्वर्ट कर सकती है, तो ये याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं स्लैग की। तो जो ज्योग्राफर हैं और जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि नया जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट इज सेडिमेंट्री रॉक का किससे, स्लैग से बना है। तो स्लैग हमने देख लिया बाय प्रोडक्ट होता है, जब भी मेटल्स की स्मेल्टिंग करी जाती है, एक्सट्रैक्शन करी जाती है, तो मेनली आपको ये स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज में मिल जाता है। तो अब सेम प्रोसेस होगी, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बने थे, मेन रॉक का ब्रेकडाउन जैसे जैसे होगा तो ये ट्रांसफॉर्म कर जाएगा इनटू सेडिमेंट्री रॉक। तो दैट इज द ओनली पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना था। बाकी स्लैग को कहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो जब कंक्रीटिंग करी जाती है, सीमेंटिंग करी जाती है, उसमें इसको यूज किया जाता है। और इसके अलावा आप डिफरेंट रॉक्स के एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो। वो देखो स्लैग की जनरेशन कैसे हुई, मेटल की स्मेल्टिंग करी गई, रिफाइनिंग करी गई, तब क्या बन गया था अपने पास, स्लैग बन गया था, ये डिपॉजिट होता गया। अगेन सेडिमेंट्री में भी यही देखा ना, सेडिमेंट डिपॉजिट होते गए तो ये बनते गए। उसके बाद वेदरिंग होगी तो केमिकल वेदरिंग हो सकती है, यानी कि एसिड रेन हो रही है तो उससे केमिकल वेदरिंग हो सकती है। इरोजन, क्रैक्स पड़ेंगे तो इरोड भी तो करेगा, इरोड करते करते ये आगे फ्लो कर जाएगा, किसके साथ, विंड, वाटर, आइस, ग्लेशियर के पास में है तो वहां पे ग्लेशियर के साथ ही मूव कर जाएगा, आइस के साथ मूव कर जाएगा, राइट। तो दैट्स हाउ जो स्लैग है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद इग्नियस रॉक के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, जैसे ग्रेनाइट है, इंट्रूसिव की कैटेगरी में आता है। इंट्रूसिव जो होता है अंदर वाले की बात कर रहा है, ठीक है, और एक्सट्रूसिव मैंने बता दिया आपको, बाहर वाले की बात करिए यहाँ पे। ऑब्सीडियन इज एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का एक आप वर्ड याद रख सकते हो, लेटर याद रख सकते हो, ज्यादातर रॉक्स इसकी सी से शुरू होती है, तो आइडिया लगा सकते हो एटलीस्ट की कौन सी टाइप होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही होगी। ये देखो लाइमस्टोन तो एल से शुरू होता है, ठीक है, तो बहुत सारी रॉक्स ऐसी होती हैं जो सी से भी शुरू होती हैं। क्लास्टिक रॉक्स होगी, ये सेडिमेंट्री की कैटेगरी में आती है। ऑर्गेनिक रॉक्स भी इसमें आती हैं, जैसे एग्जांपल है कोल, सैंडस्टोन आ गया, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। वहीं पे मेटामॉर्फिक की अगर बात करें, स्लेट आ गया, मार्बल आ गया, ये सारे किसके एग्जांपल आ जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के।